नमस्कार दोस्तों, 5 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, वैक्सीन में भी रेडी इन अ फ्यू वीक्स, ये मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, समय समय पे ऑल पार्टी मीटिंग हुआ करती है। यहाँ पे देश की अलग अलग पार्टीज के 30 दिग्गज नेताओं ने पार्टिसिपेट किया और ऑब्वियस सी बात है, इस मीटिंग को लीड कौन कर रहा था? तो मोदी साहब लीड कर रहे थे। मोदी साहब ने बोला है कि जैसे साइंटिस्ट हमें हरी झंडी देंगे वैसे ही हम कोरोना की वैक्सीन को रिलीज कर देंगे। इस कोरोना की वैक्सीन को रिलीज करने में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट, पहले तो ये लोग हामी भरेंगे, उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ग्राउंड लेवल तक इन वैक्सीन को लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का एक मेजर रोल है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कोल्ड चेन और जो दूसरी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी है उनका इस्तेमाल करके इस वैक्सीन को जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है उनके पास प्रायोरिटी बेसिस पे पहुंचाया जाएगा। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस पर्सन्स, वो पर्सन्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी जिनको और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हैं, इन सबको पहले ये प्रोवाइड की जाएगी। तो एक सिंपल सी न्यूज़ है, कुछ खास इसमें है नहीं। फिर भाई आरबीआई बोल रहा है कि जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, यानी 2020-21, यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो ओवरऑल जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है वो 7.5% है। कहने मतलब क्या है, पहले जो पहला क्वार्टर था उसमें जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो था 23.9% का, मतलब कि अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में 7.5% का हुआ। अब आगे के 2 क्वार्टर्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ग्रोथ होगी जिसके चलते ओवरऑल जो हमारी जीडीपी घटेगी वो लगभग 7.5% घटेगी इस साल। तो पहले क्वार्टर में लगभग 23.9% का डिक्लाइन, दूसरे क्वार्टर में 7.5% का डिक्लाइन, अगले 2 क्वार्टर्स में डिक्लाइन कम होगा या हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिले, जिसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी इंडिया की 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फिर आरबीआई ये बोल रही है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो अकोमोडेटिव होगी। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इजी मनी पॉलिसी, यानी कि हम लोग कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा कैपिटल और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा मार्केट में, तो इसको अकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं। हार्ड लाइन स्टांस क्या बोलते हैं कि भैया लिक्विडिटी को कम करो मार्केट में ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में लिक्विडिटी कम कर दी तो ऑलरेडी जो बिजनेसेस ठप पड़े हैं इंडिया में वो और ठप हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अकोमोडेटिव रखा जाए। इसके लिए रेपो रेट को 4% पे रखा जाएगा, रिवर्स रेपो को 3.35% पे रखा जाएगा। अभी इन रेपो रेट्स को और कम इसलिए नहीं कर रही है सरकार क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। अगर आप रेपो रेट को कम कर देते हो तो ये इन्फ्लेशन और बढ़ने के चांस है, क्योंकि जब आप एक लिमिट से ज्यादा इजी मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलते हो तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, और जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा खर्चेंगे तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, हो जाएगा ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के अगेंस्ट यहाँ पे बात की जा रही है। फिर शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन खरीफ क्रॉप के आने से आपको पता है ना कि खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लगभग होती है। बहुत सारी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जब तक वो गवर्नमेंट में मार्केट में पहुंचेंगे ऐसा बोला जा रहा है कि प्राइसेस थोड़े नीचे आ जाएंगे चीजों के। लेकिन खरीफ क्रॉप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट इसलिए नहीं हुआ जा सकता, रीजन ये है, ये मानसून क्रॉप्स हैं और मानसून बहुत हैफेजर्ड वे में इंडिया में आता है। तो कभी कहीं कहीं पे पानी ज्यादा बरस गया, कहीं कहीं पे पानी कम बरस गया, पानी अपने प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से बरसा नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी क्रॉप्स तबाह हो गई। तो उसके चलते जो फाइनल आउटपुट निकलता है ना खरीफ में, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो हैफेजर्ड वे में होता है, इरेटिक होता है। हम प्रॉपरली एसेस नहीं कर पाते हैं कितना आउटपुट आएगा कितना आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले टाइम में हम ये देखते हैं कि प्याज के दाम अक्सर कर 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि प्याज की फसल बहुत जगहों पे तबाह हो चुकी होती है तो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ओवरऑल इस चीज पे असेसमेंट किया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी 7.5% से नीचे जा सकती है। पहले तो ये बोला गया था और आरबीआई ने खुद ही बोला था अपनी अक्टूबर पॉलिसी रिव्यू में कि पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो 9.5% से नीचे जा सकती है। बट अब कुछ एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं कि देश की इकोनॉमी हो सकता है 7.5% से नीचे जाए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको कॉम आएगी। फिर चाइना की तरफ से एक मेजर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट आ रहा है, इन्होंने आर्टिफिशियल सन बना लिया है।
अब पहली बात तो इसको आर्टिफिशियल सन क्यों कहा जा रहा है? इनका जो HL2M टोकामाक रिएक्टर है, ये चाइना का सबसे बड़ा और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। सन में एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन जो एटम्स है वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं और फ्यूज करने की वजह से एनर्जी मिल रही है। एक चीज होती है न्यूक्लियर फिजन, जहां पे वो जो एटम है वो दो भागों में टूट रहा है। एक चीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पे दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलके बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फिजन से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी को HL2M टोकामाक रिएक्टर में चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये रिएक्टर बनाने में चाइना सक्सेसफुल हो जाता है तो एक बहुत ही पोटेंशियल और पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स बनेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये टेक्नोलॉजी चाइना डेवलप कर लेता है तो वो उससे एक न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब भी बना सकता है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की कैटेगरी में बहुत ज्यादा डेडली और डेंजरस होंगे। हालांकि अभी की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि चाइना इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बना रहा है ताकि कंट्री की जो न्यूक्लियर पावर की रिसर्च कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़े और उनको पीसफुल पर्पसेस के लिए चाइना इस्तेमाल करेगा, ऐसा चाइना का बोलना है। चाइना बोल रहा है कि हम एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हॉट प्लाज्मा को फ्यूज कर रहे हैं, जिससे टेम्परेचर्स 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकते हैं। जो सन का कोर होता है ना, वहां पे जो टेम्परेचर होता है ना वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। ये जो HL2M टोकामाक रिएक्टर है, ये सिचुआन प्रोविंस में सिचुएटेड है। लास्ट साल ये बन के तैयार हो गया था। इसको आर्टिफिशियल सन इसलिए बुलाता है क्योंकि इंटेंस और इनॉर्मस हीट और पावर बनाने में ये कैपेबल है। 2006 से चाइना छोटे लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। एक अकेला चाइना नहीं है जो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ये इसकी एक फोटो है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई एक इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको मैं कल अलग से अपने एक करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर कर चुका हूं, ये वो वीडियो है, तो आप जाके देख लीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर ये वीडियो है। तो रोहिंग्या मेरे नाम के साथ सर्च मारिए या म्यांमार मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए या भसान 4 इसको मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लगभग 20 मिनट की वीडियो है, कल ही मैंने बनाई है, देख लीजिए। न्यूज में क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, इनको एक आइलैंड पे रिलोकेट किया जा रहा है जिसका नाम है भसान 4 आइलैंड। ऐसा बोला जा रहा है कि इस भसान 4 आइलैंड में लगभग 1 लाख पीपल को रिलोकेट किया जाएगा। अभी के लिए 1600 रिफ्यूजीज को यहाँ पे भेजा गया, 1600 रोहिंग्या रिफ्यूजीज को। लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजीज, मतलब रोहिंग्याज रहते थे आपके म्यांमार के रखीने स्टेट में। तो वहाँ की मिलिट्री जनता ने इनके ऊपर अटैक किया, बुद्धिस्ट मॉब्स ने अटैक किया। तो उसके बाद ये भागे बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में हालत काफ़ी ख़राब है। बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि भाई हम इतने सारे रिफ्यूजीज को कैसे हैंडल करें। तो भसान 4 नाम के आइलैंड को यूनाइटेड नेशंस की मदद से डेवलप किया गया है ताकि इन 1 लाख रिफ्यूजीज को वहाँ पे सेटल किया जा सके। भसान 4 को आप 4 पिया भी बोलते हो। ये एक आइलैंड है, हतिया उपा जिला, बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। 6 किलोमीटर फ्रॉम सैंडविप आइलैंड, 60 किलोमीटर से ये मेनलैंड से। हिमालयन सेल्ट से बना था 2006 में। 40 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। 1440 बिल्डिंग यहाँ बनाई जाएंगी। 120 साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाएंगे। 1 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज यहाँ पे लेके आए जाएंगे कॉक्स बाजार के कैंप से। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, काम आएगी आपकी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी आपको काम आएगी, जनरल स्टडीज पेपर 4 में भी आपको काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे एथिक्स का एलिमेंट भी आ रहा है। फिर बात करते हैं RBI टाइटन्स ओवरसाइट ऑफ NBFCs UCBs, लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ो दोस्तों, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो खासकर पैसों से डील करता है वहां पे एक इंटरनल ऑडिट होता है। इनफैक्ट मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो ना, कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे GST डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, कस्टम्स हो, हर जगह पे उनका इंटरनल ऑडिट होता है। उनका एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है। वो इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट क्या करता है कि भाई जो भी रेवेन्यू रिलीज किया गया, जो भी पैसा आया, जो भी पॉलिसीज बनाई गई, क्या वो सही तरीके से काम कर रही हैं। कोई ऑर्डर पास हुआ तो क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो ऑडिट का काम क्या होता है? जो डिसीजंस लिए गए हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस करना, रिव्यू करना कि क्या ये डिसीजन सही तरीके से लिया गया या नहीं लिया गया। तो RBI ने बोला है कि भैया वी इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स, यानी ये लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी इनके जो गवर्नेंस है और इनके जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर थोड़ा रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ाया जाएगा। किसके थ्रू? ऑडिट के थ्रू। ऑडिट क्या करता है
कि ये एनबीएफसी और लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपनी डेली फंक्शनिंग्स में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो डिसीजंस सही हैं या गलत हैं, ये चीज ऑडिट चेक करेगा। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है कि हार्मोनाइजिंग द गाइडलाइंस एंड अपॉइंटमेंट ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, यूसीबीज एंड एनबीएफसीज। देखिए जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स है, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये बैंक जब काम करती हैं इनके ऊपर ऑडिट नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज के लाने के लिए कोशिश कर रही है सरकार। क्योंकि सरकार का यह बोलना है कि धीरे धीरे इन एनबीएफसीज की और इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो औकात है ना वो बढ़ रही है। ये एनबीएफसीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ और इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की और हमारी फाइनेंशियल सेक्टर के रेजिलियंस को और क्रेडिबिलिटी को अगर हमको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स हैं इनको और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया आएगा, एक स्मूथ फंक्शनिंग आएगी इन एनबीएफसीज की। तो एनबीएफसीज जो कि पहले इंटरनली बहुत सारे डिसीजंस लेते थे जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आते थे, अब इस इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स के चलते वो भी पब्लिक डोमेन में आने लगेंगे। तो एनबीएफसीज बहुत हद तक डिजिटल पेमेंट में घुस रहे हैं, लोन के डिसबर्समेंट में घुस रहे हैं। तो ओवरऑल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहां पे एनबीएफसीज को और लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंटरनल क्रेडिट नॉर्म्स से सब्जेक्ट किया जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज काम आएगी। फिर आगे आते हैं लास्ट न्यूज आज की, इंडिया यूएस एमओयू ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। देखिए पहली बात तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, यहाँ पे इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं एक अलग से पीपीटी बना के आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वो राइट्स होते हैं दोस्तों जो कि लोगों को दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई चीज डेवलप की, आपने मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब अगर आपके सॉफ्टवेयर को कोई भी दूसरा पर्सन इस्तेमाल करने लगे बिना आपकी परमिशन लिए तो अच्छा लगेगा आपको। तो कल मान लीजिए फेसबुक जैसा आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। अभी फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने जिस कोडिंग के थ्रू बनाया उस कोडिंग के ऊपर आपका कॉपीराइट है, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। और कुछ समय तक उस कोडिंग को या आपके द्वारा बनाया गया कोई लिटरेरी या आर्टिस्ट वर्क या कोई इन्वेंशन या कोई सिंबल या कोई नाम या कोई इमर्ज या कोई बिजनेस, इसके ऊपर कुछ समय तक आपकी ही चलेगी। आप चाहो तो किसी को अपने क्रिएशन को इस्तेमाल करने दो या ना इस्तेमाल करने दो। आप चाहो तो उससे अगर वो आपके क्रिएशन को इस्तेमाल कर रहा है पैसे लीजिए, और अगर नहीं इस्तेमाल मतलब आपको पैसे नहीं लेना तो आप मना भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पैसे लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट का जो फाउंडर था उसने इंटरनेट के इस्तेमाल को फ्री रखा दुनिया के लिए। अगर वो पैसे चार्ज करता तो शायद वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक पर्सन के राइट्स को बचाते हैं, और इन राइट्स को बचाने का प्रोविजन आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस को पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 ने भी रिकॉग्नाइज किया है। बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 ने भी रिकॉग्नाइज किया। दोनों ट्रीटीज को वीपू ने एडमिनिस्टर किया है। तो बेसिकली यहां पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया और यूएस ने मिलकर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के एग्रीमेंट को साइन किया है। इंडिया की तरफ से था डीपीआईआईटी, यूएस की तरफ से था यूएसपीटीओ। ये कॉर्पोरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फील्ड में कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ सीखेंगी कि कैसे हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, कैसे हम लोग अपने इन्वेंशंस को सेफगार्ड कर सकते हैं। और इस एमओयू के थ्रू यूएसए में जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी को तो यूएसए क्या ही इस्तेमाल करेगा, यूएसए खुद ही इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। यूएस की टेक्नोलॉजी का कुछ हद तक एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा, और ये इंडिया की नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 को भी आगे परस्यू करेगा, मतलब आगे डेवलप करेगा। नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 का इंप्लीमेंटेशन इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे दोस्तों बताई गई हैं। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन वाले इशू को अलग से मैं आज ही एक वीडियो में टेकअप करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किया नमत चाहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताएं। गुड बाय।